ये तो सबूत भी रहेगा। 4 नंबर का आपके यूपीटीटी में ही आएगा, 30 में से 4 आज ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब जितनी क्लासेस होंगी सब में 3 से 4 नंबर का आने वाला ही बताऊंगा खाली, और वही आएगा परीक्षा कक्ष में, क्योंकि अब समय क्या है, पावर प्ले का। समझ गए, अब समय आ गया गियर बदले, इसीलिए हम सब आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसी में से पढ़ो, उसी को कोचो, वही सोचो, वही समझो, वही आएगा पेपर में। ये 4 विषय कर लेंगे तो टीटी निकल जाएगा आपका। उनके लिए बोल रहा हूँ जिनकी गणित बहुत कमजोर है, मुंह ना छिपाएं, हम सब समझते हैं, हम भी आपके बीच से आए तो हमें असलियत मालूम है। क्योंकि यहाँ 80% लोग जो हैं जिनका मैथ और साइंस वर्ग ही नहीं है, वो क्या करेंगे, उनको भी तो देना है। और 30 नंबर का मैथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूपीटीटी में। अगर किसी का पेपर टफ हो गया ना तो फिर मैथ ही बचाता है। तो 90 तो आपका लोग, कोई भी लड़का 120 में 110 नहीं ला सकता, ना 100 ला सकता, लिख के ले लो हमसे स्टाम्प पेपर पे, क्योंकि मेंटली होता है दबाव, आते हुए क्वेश्चन भी हो जाते हैं जल्दबाजी में गलत। तो इसलिए एक सहारा तो लेना पड़ेगा। तो फिर भी आपको मैथ इतना सरल तरीके से भैया पढ़ाते होंगे, हमें नहीं लगता कि कोई पूरे लाइब्रेरी मुझ तरह इतने सरल तरीके से पढ़ाता है। ठीक है, नहीं ना यकीन हो तो पढ़ के देख लेना आप सब जगह, हम खुला बताते हैं। हम तो 4 साल से यहाँ पर है ना, 4 साल से हम देख रहे हैं कौन किस तरीके की कहाँ पे कैसी मैथ पढ़ाता है। देखो, एक व्यक्ति होता है जो उसी क्षेत्र से होता है, वही लेवल की मैथ पढ़ाता है, वही आएगा ऐसे करो ऐसे कर लो। और एक व्यक्ति होता है जिसको मैथ का बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन वो कौन सा क्षेत्र बता देता है जिस क्षेत्र का कोई भी लेना देना यूपीटीटी से नहीं है। मैथ बहुत लोगों को आती है, ऐसा नहीं कि मैथ, लेकिन आप खुद बताएं, जितने बच्चे यहाँ मैथ वाले बताएं, हर एक परीक्षा का प्रारूप अलग अलग होता है मैथ का कि नहीं होता है? क्या सीजीएल क्या यूपीटीटी में फिट बैठेगी? कभी नहीं बैठेगी, क्योंकि यूपीटीटी सिंपल से क्वेश्चन पूछता, कहेगा पंचभुज के अंतः कोणों का मान बताओ। लेकिन यही सीजीएल का क्वेश्चन होगा तो बाकायदा एंगल डिसाइड कर देगा, समद्विबाहु त्रिभुज खोद देगा, उसी में कहेगा ये विकर्ण बताओ। अब बताओ, पढ़ना दोनों में हमको बहुभुज, लेकिन करने का तरीका आसान और कठिन दोनों होता है। ठीक, तो यूपीटीटी का लेवल बहुत हाई नहीं है, इसलिए वो सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा देते हैं जिनको आप इजीली लगा सको। ठीक है, चलिए अच्छा, अब शुरू करें अधिगम। अधिगम की बात करें तो सबसे पहले आज हेडिंग डाल लो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिगम के कुछ नियम हैं जो कि इन कुछ वैज्ञानिकों ने डिसाइड किए थे, जिसमें सबसे पहला नियम जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लिख लीजिएगा, सीखने के नियम। सीखने के नियम, सीखने के नियम किसने दिए? तो वैज्ञानिक का नाम लिखिएगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन्हीं को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। कई वैज्ञानिक थे तो सबके बारे में बता दे रहे हैं। सीखने के नियम, लर्निंग के रूल। अधिगम का एक मतलब और होता है सीखना। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है सीखने के नियम किसने दिए। 1 नंबर में पिछली 69,000 में भी पूछा गया था, सीखने के नियम किसने दिए? एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, वही आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, या इसी को क्या कहते हैं? अधिगम के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम के नियम। ठीक, तो इन्होंने, इनसे प्रश्न पत्र में आपसे एक और चीज पूछी जाती है। थॉर्नडाइक की एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? हम लिखवा चुके हैं पहले, द एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये बहुत पूछी जाती है, द एनिमल इंटेलिजेंस। द एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? द फिनोमिना किसकी पुस्तक है? मैक्स। ठीक, द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? हैं? ठीक है, द बिहेवियरिज्म किसकी पुस्तक है? हैं? ठीक, स्किनर की, वो किसकी पुस्तक है? किसकी है? कि वॉटसन की है? हमने लिखवाई हैं 3 पुस्तकें, आपको लिखवाई भाई, याद करो भैया, नहीं तो फंस जाओगे आप लोग। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी है? अब समझ में आया? द बिहेवियर जब जुड़ जाएगा, ऑर्गेनिज्म जुड़ जाएगा, तब किसकी हो जाएगी? स्किनर की। और बिहेवियरिज्म किसकी है? वॉटसन की। ये दोनों पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? मैकडूगल की। किस मनोवैज्ञानिक कहा था कि मूल प्रवृत्तियां वे जन्मजात शक्तियां होती हैं जो किसी व्यक्ति की क्रियाओं को अनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से परिचालित करने का काम करती हैं? बहुत बता रहे हो ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो एक क्वेश्चन, तुम अब आज एक लिख ही लो, एक क्वेश्चन साइड में लिख लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई आफत नहीं आ जाएगी। लिखो, सब चलता है, क्वेश्चन लिखो, ये भी आएगा। देखें कितने लोग बता पाते हो, बहुत बता ले रहे हो ना आंसर। अब बताओ, लिखो क्वेश्चन, डैश डैश डैश, ये आएगा क्वेश्चन।
डैश डैश, अरे भैया फिल इन दी ब्लैंक्स ऐसे, डैश 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 वह गुण है, वह गुण है, क्वेश्चन है वह गुण है डैश डैश डैश, गारंटी लेता हूं कोई नहीं बता पाएगा, गारंटी ले रहा हूं, बहुत बता रहे थे ना आप, बताओ। डैश 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 वह गुण है जो किसी क्रिया को आरंभ करता है, जो किसी क्रिया को आरंभ करता है, जल्दी ना करो, आरंभ दो लोग कराते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अजय आएंगे कि विजय आएंगे कि संजय आएंगे कि धनंजय आएंगे, कोई भी आ सकता है, ठीक। 4 भाई हैं, अजय विजय संजय और धनंजय। चलो लिखो, क्या लिखा? वह गुण है जो आरंभ करता है, निर्देशित करता है, निर्देशित करता है और संपन्न करता है। हाँ हाँ, ऑप्शन आने दीजिए, ऑप्शन से डिसाइड होगा। आरंभ करता है, और हमें मौका मिलता तो ये क्वेश्चन हम जरूर, ये हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन है और हम ये पक्का पीएनपी कहते, एक बार तो भैया इसको डाल दो, लड़का घूम जाएगा, लगा नहीं पाएगा इसको, ठीक है। आरंभ करता है, निर्देशित करता है और संपन्न करता है। विकल्प लिखो, विकल्प नंबर 1 अभिरुचि, विकल्प नंबर 2 मूल प्रवृत्ति, विकल्प नंबर 3 अभिप्रेरणा, विकल्प नंबर 4 अभिक्षमता या अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, ठीक है। और एक विकल्प का और ऑप्शन होता तो मैं यहां पर अभिरुचि भी लिख देता, है लिखा है, अभिक्षमता लिख देता। चलो एक और लिख लो, कुछ जने कुछ नहीं बोलत ना, कुछ जने कहेंगे ये है, कुछ जने कहेंगे ये है, कुछ जने कहेंगे ये है, कुछ जने बिल्कुल कोमा में रहा, तो उनके लिए ये वाला ना मन है तो इसको बोल देना। अभी इस पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, ले लेना ये वाला ऑप्शन, 50% का डिस्काउंट है इस पे, ठीक है, दिवाली ऑफर। जेका कुछ न समझ में आए वही मार देना। हाँ, सब लोग जो त्रुटि करेगा वही सीखेगा, थॉर्नडाइक महोदय ने बताया है। प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, जैसे जैसे नंबर ऑफ त्रुटि कम होगा वैसे वैसे लर्निंग क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। किसने कहा था? प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। 1 नंबर पक्का यूपीटीईटी में, इन्हीं 4-5 में से एक आएगा, इसी साल आएगा, और कहीं किसी और साल में नहीं आने वाला, इसी साल आएगा, ठीक। अभी हमने पढ़ाए नहीं है ये सारे सिद्धांत, हम आपको पढ़ाएंगे अभी आगे, परेशान ना होइए। तो बताओ भैया कितने लोग कहते हैं अभिरुचि? ऑप्शन, हाथ उठाओ, बिल्कुल अपने मन से देना, अपने विवेक से देना, आज त्रुटि होगी लेकिन सीख जाओगे। 5 लोग बताओ कितने लोग कहते हैं मूल प्रवृत्ति? हाथ उठाइए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक, चलिए 5 लोग। कितने लोग कहते हैं अभिप्रेरणा? ठीक है, चलिए संख्या बल ज्यादा है, 10 मान लेते हैं, ठीक, 10 से 12। अभिवृत्ति कितने लोग कहते हैं? अभिवृत्ति कोई नहीं कहता, कोई बात नहीं। अभिक्षमता कहते ये होता ही नहीं है तो काहे दे रहे हो फालतू, ठीक है, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। तो ये इसका उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका अभिप्रेरणा, ठीक है। मोटिवेशन ही किसी चीज को चालू करता है, बनाए रखता है और अंत में संपन्न भी कराता है, ठीक है, समझ गए? तो टिक कर लो अभिप्रेरणा। अब जिसको जिसको अभी भी ना समझ में आया हो अपना प्रश्न कर सकता है, हम स्पष्टीकरण देने को तैयार हैं। बताइए भाई, कोई है ऐसा जिसे ना समझ में आया हो? अरे भैया ध्यान से सुनो, अभिरुचि जो होती है वो किसमें निहित होती है? अभिप्रेरणा में। ये खुद अभिप्रेरणा का एक पार्ट है, एक असिस्टेंट है। जैसे अधिगम विकास की क्या है? प्रक्रिया है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था, बिना अधिगम के विकास संभव नहीं है, तो बिना अभिरुचि के अभिप्रेरणा संभव नहीं है। जबकि विशालकाय क्षेत्र किसका है? अभिप्रेरणा का। वो पावलोव का कुत्ता है, यहीं पर रहता है, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, प्रैक्टिकल कराने में मजा आएगा। चलो अच्छा, समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन याद रखिएगा बहुत। और कंफ्यूजन कहाँ होता है? कुछ लोग मूल प्रवृत्ति इसको इसलिए समझ देते हैं, मूल प्रवृत्ति जब भी आएगा तो क्वेश्चन यही होगा, लेकिन उसमें लिखा होगा यह वह जन्मजात गुण है। जन्मजात शब्द जरूर लगेगा, क्योंकि मूल प्रवृत्ति क्या होती है? एक क्वेश्चन यूपीटीटी में डायरेक्ट पूछा जाता है, ये जन्मजात होती है, अर्जित होती है, दोनों होती है, कोई नहीं होती है। तो मूल प्रवृत्तियां सदैव क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्ति के प्रणेता कौन थे?
मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14 होती हैं। मूल प्रवृत्तियों से किनका जन्म होता है? संवेगों का जन्म होता है। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। संवेगों के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। ये भी संवेग के 3 पक्ष होते हैं। किसने दिए थे? मनोवैज्ञानिक रॉस ने दिए थे। किसने दिए थे? तो अक्सर पूछता है संवेगों के पक्ष होते हैं रॉस। ये हम आगे आपको बताएंगे, अभी परेशान ना हो। इतनी चीजें याद कर लो, 1 नंबर आ जाएगा यूपीटीटी में आपसे, कहीं बाहर नहीं जाने वाला इससे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया, थॉर्नडाइक हो गए। अब चलो लिखो आगे। और इनकी किताब याद रखना, कौन सी थी? द एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक, चलिए द एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? द एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? लिख लो, द एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। द एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक की। द एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है भैया? थॉर्नडाइक की। ठीक है। द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन किसकी है? ब्लूम महोदय की है। ठीक है, चलिए द इनेमल किसकी रचना है? रूसो की है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। ठीक है। द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी, कंफर्म। एक और इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, द डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन। द डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन किसकी है? जॉन डीवी की। द टीचर्स हेल्थ, इन्हीं में से आएगी कोई 2-3 पुस्तकें। 2 पुस्तकें आपकी इधर आ सकती हैं, 2 पुस्तकें उधर आ सकती हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बात करें। शिक्षा मनोविज्ञान, तो इनकी किताबें आपने लिख ली, हमने लिखवाई नहीं, आपको हमने बोल दिया, लिख लिया होगा। लिखा कि नहीं है? द एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, द एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए सीखने के नियम, तो पूछा जाता है कितने गौड़ नियम दिए थे? तो गौड़ नियम भी इन्होंने दिए थे। गौड़ मतलब द्वितीयक, द्वितीयक नियम या गौड़ नियम या सेकेंडरी नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक। तो 5 गौड़ नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। लिख लो, इसको समझा दूं, इसी में से प्रश्न आ रहा आजकल। अब तत्परता, अभ्यास, प्रभाव नहीं पूछा जाता, अब उनके 5 गौड़ नियम दिखाए जाते हैं, उन्हीं में से प्रश्न आ जाता है। पहला गौड़ नियम, पहला गौड़ नियम कहता है मनोवृत्ति का नियम। एक दिन रात में लेटे थे थॉर्नडाइक, तो उन्होंने सीखने के कुछ अपने दिमाग से, अपने ख्याल से 5 गौड़ नियम रफ बनाए थे, रफ पेपर पे, और उन्हीं से 3 मुख्य नियमों का जन्म हुआ था, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो पहले वो 5 गौड़ नियम देखो जिनसे ये 3 मुख्य नियम जन्म ले लिए। पहला नियम मनोवृत्ति का नियम। कौन सा नियम? दूसरा लिखो आंशिक अनुक्रिया का नियम। पेपर में कुछ क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, और आपको अगर ये नियम समझ में आ रहे होंगे तब तो समझ जाओगे कौन से नियम से संबंधित है। आंशिक अनुक्रिया का नियम। तीसरा नियम बहुअनुक्रिया का नियम, ठीक है, बहुअनुक्रिया का नियम। चौथा सहदृश्यता का नियम, और 5वां है सहचर्यता का नियम। ये 5 याद रखना। पेपर में कभी कभी 4 में से एक गायब कर देता है, कहता है कौन सा नहीं है, तो इनको छोड़ के जो होगा वही होगा। कभी कभी सिर्फ एक देता है और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है, तो 3 फालतू के नियम लिखे होंगे, एक इन्हीं में से कोई होगा। 4 में से ऑप्शन टिक मार दीजिएगा। ठीक, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, सदस्यता का नियम और साचरता का नियम। एक एक लाइन में जो मैं समझा रहा हूं उसे समझो और नीले पेन से लिख लो, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मनोवृत्ति का नियम थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक ने कहा है, देखो आज जितनी चीजें हैं, आज एनसीएफ हो गया, एनसीईआरटी हो गया, या जितने भी लक्ष्य आ रहे हैं एजुकेशन से संबंधित, उसमें एक ही बात कही जाती है, बच्चों को कक्षा में ऐसा शिक्षण कराओ जिससे वो तत्पर रहें। क्या रहें? तत्पर रहें। तो तत्परता का नियम किससे आता है? और कहते हैं थॉर्नडाइक ने सिर्फ इतनी बात कही, कहा कि कोई भी अधिगम या सीख तभी सकता है जब वो मानसिक तौर पर क्या हो? तैयार हो। ठीक है, अदरवाइज वो सीख नहीं। इसीलिए पढ़ने लिखने से पहले मन को शांत रखना। अगर मन शांत नहीं करेगा तो लीवर, किडनी, फेफड़ा पढ़ाई में काम नहीं देगा। पढ़ाई में काम सिर्फ कौन काम देगा? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क अगर स्थिर रहेगा, इसीलिए कहा जाता है मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए। अपने मन को ही हम लोग 5 मिनट नहीं रोक पाते हैं तो दुनिया क्या रोकेंगे? 5 मिनट किसी का मन यहाँ रहता है, कुछ जने बैठे बैठे सिटी गार्ड में पहुँच जाते हैं, वो सीधे रिलायंस ट्रेंड पहुँच जाते हैं, मन यहाँ आत्मा वहाँ। कुछ जने 2 जगह एक साथ पहुँच जाते, वहाँ पहुँच जाते, वहाँ पहुँच जाते। कुछ जने 3 डायमेंशनल होते हैं, वही राहत यहाँ है, बैठे घर में राहत हैं,
सोच वहां का राहत रहे, सोच का वहां। तो ऐसी मनोप्रवृत्तियां आपको सीखने में क्या करेंगी, दिक्कत करेंगी। तो मनोवृत्ति का नियम सिर्फ इतना कहता है भैया, क्या कहता है, मनोवृत्ति का नियम कहता है कि जो भी व्यक्ति हो उसको अगर कुछ सीखना है तो वो मानसिक तौर पर क्या होना चाहिए, तैयार। यही है तत्परता का पहला नियम। तो पहला नियम जो जन्म लेता है यही है तत्परता का नियम। लिख लो, ये 3 मुख्य नियम है। मुख्य नियम बोलेगा कितने दिए थे, 3। गौड़ कितने दिए थे, 5। तो मनोवृत्ति का नियम क्या है, किसी भी इंसान को सीखने के लिए मानसिक तौर पर क्या होना चाहिए, तैयार। ये मॉरल ऑफ स्टोरी है इनके सिद्धांत की, बस इतना समझ लो। मानसिक रूप से अगर तैयार हो तभी आप सीख सकते हो, और ये जीवन में हर क्षेत्र में काम करेगा आपको। खाना बनाने का भी जब मन नहीं होता ना तो खाना अच्छा नहीं बनता। इवन चाय भी बनाने का अगर मन नहीं, ज़बरदस्ती बना रहे हो तो ऐसी तैसी बनाओगे उसको। लेकिन जब मन होता है किसी काम का, जब चाउमीन खाने का मन होता है तो फिर सब सामान ला के विधिवत बड़ी शिद्दत से बनाते हो। बस यही है क्या, मनोवृत्ति का नियम। दूसरा है आंशिक अनुक्रिया का नियम। ये भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी आजकल किताबों में पूरी तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। आप एनसीईआरटी की किताबें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें एकदम से सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाता है। क्या करके, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा का मतलब ये है कि पहले बच्चों को गिनती सिखाई गई, फिर जोड़ घटाना सिखाया गया, समझ रहे हैं, पहले गिनती, फिर जोड़ घटाना, फिर गुणा भाग, फिर मौखिक वाले प्रश्न। क्या एकदम से मौखिक वाले प्रश्न करा दिए गए? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लर्निंग में किसी भी चीज़ को अगर किसी को सिखाना है या किसी को सीखना है तो उसको खंडों में बांट कर सीखे, सरलता से जटिलता की तरफ। समझ गए? एक शिक्षण सूत्र भी है इसी पे, सरल से कठिन की ओर। हमेशा पहले सरल चीज़ें बताइए, उसके बाद उसको कठिनाई में बदल दीजिए। तो अगर आप पेपर देखेंगे तो फर्स्ट क्लास में हमने केवल गिनती सीखी, फिर जोड़ घटाना सेकंड क्लास में सीखा, नहीं भी सीखा उसी क्लास में सीखा। लेकिन हम एक आपको बता रहे हैं कि आंशिक अनुक्रिया का नियम क्या कहता है, किसी भी चीज़ को सीखो तो थोड़ा थोड़ा करके सीखो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गए? तो नीले पेन से लिख लो, लिख लो, किसी भी सीखने में लिख लो, सीखने में खंडों का प्रयोग करें। कुछ भी सीखो, गाड़ी सीखो, घोड़ा सीखो, खाना बनाना सीखो, एकदम से नहीं। कोई पनीर की सब्जी बना लेता है, पहले टूटी फूटी सब्जी बनाना सीखता है, ठीक है? नहीं, बना के देख लेना, पनीर भी चौपट हो जाएगी, सब्जी भी चौपट हो जाएगी, सब खत्म। तो कोई भी चीज़ सीखना है जीवन में तो उसको क्या करो, जब समझ में ना आ रही हो तो छोटा छोटा करके पढ़ो। मैथ किसी को नहीं आती, थोड़ी थोड़ी करके पढ़ो। जो भी विषय में कमजोर हो ना, देखो किसकी बात पढ़ रहे हो तुम, और ये जो बताएंगे बिल्कुल सही है। जिस विषय में कमजोर हो उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। कक्षा 1 से शुरू करो, आप उस विषय में मजबूत हो जाओगे, ठीक है? अब आपके पास संज्ञानात्मक विकास चिंतन स्तर उस लेवल का है कि आप 5 साल की किताबें मात्र 4 दिन में पढ़ सकते हो। कक्षा 1, 2, 3, 4 के लिए 5 तक की किताबें मैथ की पढ़ने के लिए क्या आपको 5 साल चाहिए? अब आप परिपक्वता की स्टेज में हो, आपके पास बहुत ज़्यादा 10 दिन में आप 5 की 5 किताबें सारे सवाल सहित लगा डालोगे। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को भले ही 5 साल लग गए लेकिन आपको 5 साल नहीं लगने वाले। वहीं से शुरू करो आंशिक अनुक्रिया का नियम, देखो कैसे नहीं मैथ आती है। कक्षा 1 की लगाओ, 2 की लगाओ, 3 की लगाओ, 4 की लगाओ, 5 की लगाओ, 6 की लगाओ, 7 की लगाओ, 8 की लगाओ और फिर 9 की लगाओ। फिर देखो 10वें में आराम से बहुभुज का क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन कभी आंशिक अनुक्रिया को तो प्रयोग ही नहीं करते हो, डायरेक्ट हायाबूसा पे चढ़ लेते हो, इंटरम सीखोगे सीधे जाके मैथ। तो ये थॉर्नडाइक ने कहा था कि हमेशा कालखंड छोटे से शुरू करो। इसमें भी लिख लेना, समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, बस समझ गए होगे जितना समझाना चाह रहे हैं। बहुअनुक्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम ये कहता है कि जब कोई चीज़ अधिगम में दिक्कत करे तो थॉर्नडाइक ने कहा उसको बार बार दोहराओ, अभ्यास करो। यहीं से जन्म लेता है अभ्यास का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है क्या, अभ्यास का नियम। जो 3 प्रमुख नियम हैं जो जीवन में लर्निंग में बहुत सहायक होते हैं वो खोद खोद के बाहर आ रहे हैं थॉर्नडाइक के, ठीक है? तो बहुअनुक्रिया से आप चीज़ समझ गए कि हम बहुत सारी चीज़ें अभ्यास से सीखें, जिसके लिए हमें कोई कहीं सिखाने नहीं आया। हमने समाज में खूब अभ्यास किया, स्वयं से किया और क्या कर गए, सीख गए। यही लर्निंग का नियम है, ठीक? उसके बाद आता है सहदृश्यता का नियम। सहदृश्यता का नियम कहता है कि अगर इसी से एक सिद्धांत जन्म लेता है, लिखो समान तत्व का सिद्धांत। समान तत्व का सिद्धांत ये दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक। या इसी को बहुतत्व का सिद्धांत भी कहते हैं, पेपर में आ जाता है बहुतत्व का सिद्धांत। बहुतत्व का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, और इसी को समान तत्व का सिद्धांत बोलते हैं। किसने दिया था? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। कुछ नहीं कहा था,
कहा था कोई भी व्यक्ति किसी विषम परिस्थिति में ठीक वैसी अनुक्रियाएं करने का प्रयास करता है जैसे उसने किसी विषम परिस्थिति पूर्व की उसमें किया हो। अगर उसका किसी वर्तमान की परिस्थिति से कोई संबंध होगा तो अधिगम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे कभी आपकी कभी आपके ताले की चाबी खो गई और आपने उस ताले को तोड़ रखा था पहले से, और खुदा न खास्ता आज फिर वही कंडीशन आ गई और ताला कैसा है, सेम टू सेम है। ये नहीं कि इंटरलॉकिंग वाला हो, कहते इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ताला भी कैसा होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर ताला सेम टू सेम है तो ठीक वैसी अनुक्रिया करोगे जैसे पहले की थी कि नहीं की थी, और अधिगम सार्थक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस बात सिर्फ इतनी सी है, कि कहने का मतलब था थॉर्नडाइक का कि अगर हम वर्तमान में किसी भी अनुक्रिया में फंस गए तो हम वैसी अनुक्रियाएं करने का प्रयास करेंगे जैसे हमने कभी पूर्व की विषम परिस्थितियों में किया हो। अगर वो विषम की परिस्थितियां नवीन परिस्थितियों से मैच कर गई तो अधिगम सकारात्मक होगा कि नकारात्मक। आप उस कार्य में सक्सेस हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, हो जाओगे ना। कल हमने सिम्पसन्स और ब्लेयर जोन्स की परिभाषा यही तो लिखाई थी, ना। क्या लिखाया था, अधिगम क्या लिखाया था, अधिगम किसी अनुभव का प्रतिफल है जो इसे किसी नवीन परिस्थिति को अच्छे रूप से संपन्न करने में क्या करता है, मदद करता है। लिखवाई थी ना परिभाषा, वही बात तो है यहाँ पे। और सही बताओ 80% आपका पूर्व ज्ञान ही आपको नई समस्याओं से बचाता है कि नहीं बचाता है, बताओ। महसूस भले ना करो लेकिन होता यही है, नेचुरल चीज़ यही है। तो याद रखेंगे बहुअनुक्रिया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। बार बार अभ्यास से ही क्या होता है, अरे वो सुने नहीं हो, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, ऐसे करके है, रस्सी आवत जात, है ना। तो समझ लो यार, और क्या चाहिए, अब इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए क्या। नहीं आता कोई चीज़ परेशान मत हो, डेली पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक दिन ये स्थिति आ जाएगी, उससे बड़ा विद्वान आपसे कोई हो नहीं सकता उस क्षेत्र में। समझ गए। चलिए, इसी को कहते हैं बहुअनुक्रिया का नियम। एक पिक्चर देखे होगे अक्षय कुमार की, हम नहीं देखे हैं, हमने सिर्फ 3 पिक्चर देखी है, जय माता दी, जय संतोषी माँ और जय राजा। पाप बहुत बढ़ गया इसलिए, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा, अक्षय कुमार को देखा होगा, अक्षय कुमार कहता नहीं है, वो उसमें कहता है कि मैं, जो उसका गुरु होता कहता है मैं उससे नहीं डरता जो तुमने 1000 बार सीखा है, हम उससे डरते हैं जो तुमने 1000 बार किया है। समझ गए। वो भी जानता था थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम को। एक काम जो 1000 बार करते हो ना डेली, उसमें आपसे ज़्यादा कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। समझ गए। तो बहुअनुक्रिया बहुत बड़ी चीज़ है, ना यकीन हो तो अपने जीवन में उतार के देख लेना, हर क्षेत्र में आगे निकल जाओगे। समझ गए। और सुनो, चाहे जितना बड़ा बैट्समैन हो, रात में 50 बार बहुअनुक्रिया का नियम करता है, तब सवेरे आके लेट के छक्का मार देता है। समझ गए। एग्जाम्पल AB डिविलियर्स, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, वो जो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं तो क्या हवा में थोड़ी मार देते हैं, उसके लिए वो कौन सा नियम लगाते हैं, बहुअनुक्रिया का। खूब मारते हैं, फेंकवा के मारते हैं। जब 100 बार मारते हैं तब 101वीं बार का मैदान में छक्का लगता है। समझ गए। तो बहुअनुक्रिया का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सदृश्यता का नियम, सदृश्यता का नियम वह नियम होता है जो आपको किसी पूर्व ज्ञान से, इस पर भी एक शिक्षण सूत्र लॉन्च हुआ है। अक्सर एनसीएफ कह रहा है बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाओ, पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि बच्चे इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, समाज के साथ। अगर सामाजिक चीज़ों को आप दिखाओगे तो वो सीख जाएंगे। नहीं समझे बात को, नहीं समझे। अगर किसी को जानवरों के बारे में बताना है तो जानवरों का बॉक्स ले आओ, उसमें शेर हो, चीता हो, घोड़ा हो, बकरी हो, गैया हो, सब दिखाओ तो बच्चा उसको ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। ऐसे ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, या ऐसे दिखा दो कि ये क्या होता है, ये होता है ए फॉर होता है आम, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। बताओ। तो बच्चा सहदृश्यता से सीखता है। किससे सीखता है? सहदृश्यता से सीखता है। सहदृश्यता का मतलब कुछ नहीं होता, बस इतना होता है कि किन्हीं समान चीज़ों से जोड़कर बच्चों को सिखाओ। समझ गए। जैसे मान लीजिए ऐसे हम क्लास में पढ़ाने गए और हम पढ़ाने जा रहे हैं भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व। तो थॉर्नडाइक का नियम कहता है बच्चे ऐसे तैयार नहीं होंगे, बच्चों को सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए सादृश्यता का नियम भी बहुत उपयोगी है। ये जितने नियम हैं ये सब बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार करते हैं कक्षा शिक्षण में। समझ गए। कैसे? पढ़ाने गए भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व, तो क्या बच्चे आपको सुनेंगे? आप ऐसे लिखते रहोगे, बच्चे कोको करते रहेंगे आपस में। अब पता लगा पीछे तक मैडम जी कचोदहीन, अब मैडम जी तुरंत जाएंगी। अब शिक्षक के वही 3 उद्देश्य, निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन, यही बेचारा कर करके वो आगा गया है। और यही समावेशी शिक्षा भी कहती है और बाल केंद्रित शिक्षा भी करती है। तुमको यही 3 काम करने हैं, ठीक है। अब पहुंचोगे सीधे शैक्षिक भ्रमण पे, हाँ क्या हुआ, कहीं कचोदहीन, कहीं का कचोदहीन, कहीं मैडम जी ये मैडम जी कचोने नहीं मालूम।
फिर मैडम जी पढ़ा चली, फिर आवाज आने लगी, कहीं मैडम जी अब मैडम देखिए लिख नहीं रहा, मूल्यांकन भी तो करना है बच्चों का, असेसमेंट आकलन, बेटा तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? मैडम जी अमा नहीं रहा। अब मैडम जी फिर दहशत में, या सर जी भी दहशत में, ये अमाना कौन सी बला है? अमानक मतलब होता है, और बच्चे जानते हो कहा गया है निदानात्मक उपचारात्मक मूल्यांकन। निदान करो, पहले समस्या को जानो, फिर समस्या को उपचार करो, और उसके बाद फिर मूल्यांकन करो का बच्चा लिख पाया। अब मैडम जी जाएंगी तो मैडम जब पन्ना पलटेंगी, उसकी पेंसिल लेंगी, उसके हाथ में पकड़ाएंगी, तब वो आगे पन्ना लिखना चालू करेगा। समझ रहे हो? अमानक मतलब होता है भर गया, समझ गए हो? ऐसी समस्याओं से उसको लड़ाई झगड़ा कहो क्लास में चालू हो जाए, और उसी में कहो विस्फोट हो जाए सुबेरे सुबेरे। वहाँ स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में तो, कॉन्वेंट में तो आया मिलती नहीं है, या जो वहाँ पे जो होती है मेड होती हैं, वहाँ तो आप ही को नहीं, फिर सुबह सुबह झाड़ू और बाल्टी लेके भी आप ही को जुटना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या करोगे? अरे लेसन प्लान में लिखते थे कक्षा शिक्षण में शाम पट्टकार देने के बाद कक्षा शिक्षण के दौरान कूद कूद कर क्या करोगे? कूद कूद कर क्या करते थे? व्यक्तिगत तौर पे हर बच्चे के क्या करते थे? निरीक्षण करते थे। तो निरीक्षण करना ही क्या है? निदानात्मक शिक्षण कार्य। और किसी को पकड़ लेना, बेटा लिख क्यों नहीं रहे हो? मैडम दिखाई नहीं दे रहा, चलो आगे बैठो, दैट इज उपचारात्मक शिक्षण कार्य। और उसके बाद लास्ट में क्या करते थे हम लोग? मूल्यांकन। और इसीलिए कहते हैं आकलन सतत पर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन सतत चलने वाली। इसीलिए कोठारी कमीशन में कोठारी साहब ने कहा था कि जो आकलन और मूल्यांकन होता है वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किसने कहा था ये परिभाषा? ये शिक्षण कौशल में पूछी जा सकती है। कोठारी आयोग में एक कथन कहा गया था कि जो मूल्यांकन और आकलन होता है ये शिक्षा का क्या है? प्रमुख अंग है। और यहीं पर मुदालियर आयोग कब आया था? 1952 में आया था। मुदालियर साहब ने कहा था कि मूल्यांकन और आकलन से ये पता चलता है अभिभावक और शिक्षक को कि उसके बच्चे की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर वास्तविक स्थिति में सकारात्मक सुधार हो रहे हैं तब तो शिक्षण अधिगम सार्थक है, नहीं हो रहे हैं तो वो शिक्षण अधिगम कैसा है? निरर्थक है या आदर्शवादी नहीं हो सकता। चलिए, तो सादृश्यता का नियम समझ गए। सेब पढ़ाना है तो मैडम जी कहती हैं कॉन्वेंट स्कूलों में इसका पूरा प्रयोग किया जाता है सादृश्यता का। सेब पढ़ाना है तो सेब मंगवाया जाता है बच्चों से। कल से सब लोग क्या करके लाएंगे? एप्पल लेके आएंगे। मैडम भी एप्पल लेके आती हैं, दिखाती हैं सबको, शेयर करना सिखाती हैं। ये सब कहाँ किया जाता है? अच्छे अच्छे स्कूलों में। क्योंकि बच्चों हम लोग बनने जा रहे हैं टीचर 1 to 5 में। कहाँ बनने जा रहे हैं? तो हमारी सोच भी कैसी होनी चाहिए? बच्चों वाली होनी चाहिए। समझ गए? तो समझ गए सादृश्यता का नियम। कोई भी चीज़ पढ़ाना है, सिखाना है तो पहले उसको देख लो, समझ लो, उसके बाद उस पर अध्ययन करो। समझ गए? नहीं समझे बात को? समझ गए? जैसे यहाँ पर भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व तो बता दो। जैसे भोजन से पोषक तत्व मिलते हैं किसको? बॉडी को मिलते हैं, हमारी बॉडी चलती है। वैसे ही बच्चों, अच्छा ये बताओ मोटरसाइकिल कौन कौन जानता है? सब कोई जानते हैं। बच्चों के जवाब जानते हो क्या? मैडम मेरी मोटरसाइकिल मेरी टी शर्ट में बना है, मेरे पापा के पास 4-4 है, मेरे मामा के पास 10-10 है, हम तो रोज मोटरसाइकिल से। ऐसे जवाब आएंगे। और जब जैसे ये जवाब आएंगे, देखो तुम्हारा ये नियम, सादृश्यता का नियम। अच्छा बेटा ये बताओ मोटरसाइकिल कैसे चलती है? तो सब जानते हैं पेट्रोल से चलती है। सब जानते हैं पेट्रोल से चलती है, सादृश्यता का नियम। ठीक है, सब जानते हैं पेट्रोल चलती है। अच्छा पेट्रोल चलती है, पेट्रोल के बिना चलेगी कि नहीं चलेगी? तो बच्चे कहेंगे नहीं चलेगी, बस तुरंत ले आओ अपने टॉपिक पे घुमा के इनको। यही है सादृश्यता का नियम। बेटा जैसे वो पेट्रोल से चलती है वैसे हम लोग भोजन से चलते हैं, भोजन से मिलते हैं पोषक तत्व, तो हम लोग उससे। अब बच्चा इंटरेक्ट कर लेगा कि जैसे भोजन, नहीं तो उसको क्या लेना देना था भोजन के पोषक तत्व से? धरे रहो अपना भोजन का तत्व अपने जेब में, हमसे क्या लेना देना। लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि जैसे मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है वैसे ही, क्योंकि बच्चा क्या होता है? कोरे कागज के समान होता है। ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? जॉन लॉक ने। और बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो स्वयं से सीखता है, और वो स्वयं की उसकी जमा पूंजी होती है। ऐसा किसने कहा था? हेलेना पार्कस ने कहा था। तो बच्चा तो वैसे भी आपके भरोसे आया, जो सिखा दोगे वही सीख लेगा। गलत कह रहे हैं? तो ये दिखा कि नहीं दिखा सादृश्यता का नियम? दिखा ना। और देखो यहाँ पर ये दिखा कि नहीं दिखा आपको? कहाँ गया? यहीं पर इसी में इंक्लूड है क्या? साहचर्यता का नियम। साहचर्य भी बना रहा है बच्चा कि नहीं बना रहा? देखो बच्चों को सिखाया जाता है मछली जल की जीवन उसका, ट्विंकल ट्विंकल कनक कनकते, जहां जहां साहचर्य है वो चीजें हमको याद हैं। जैसे कहो ना भूत है, भक्त बनाया आपने, है जहां तक साहचर्य है जिन लाइनों में, वो गाने आपको सब याद होंगे। जैसे बाथरूम में या कहीं भी आप बैठते हो या कहीं मस्त रहते हो, खुश रहते हो, तो गौनई गाया करते हो। और जो गौनई गाते हो उसमें खाली वहीं तक गाते हो, और हो किशोरा अवस्था में। तो जहां तक शब्द साचर्य रहता है वहां तक तो बड़ा ताबड़तोड़ गाते हो, बड़े सुर में गाओगे। और जहां शब्द साचर्य टूटा फिर ऐसा करो, क्योंकि परम अहम है। कैसे ईगो हर्ट हो जाएगा अगर एकदम से कड़ी तोड़ दिया? अपनी खुद की बेइज्जती हो जाएगी। इंसान खुद की बेइज्जती नहीं करना चाहता, दूसरे से कैसे करवा लेगा? परम अहम का काल किसे कहते हैं?
तो हम लोग याद करो कह के फिर दूसरा गाना शुरू करते थे, वो भी जहां तक शब्द साचर्य था वहीं तक चलता था। इसीलिए एजुकेशन में शब्द साचर्य का बहुत बड़ा रोल है, और जहां जहां शब्द साचर्य नहीं है वो चीजें हम लोगों के लिए बोझ हो जाती हैं याद करना। जैसे विभक्तियों के सूत्र है ना, कहीं याद होते हैं किसी को जल्दी, है ना, लेकिन फिर भी उनमें भी आप बना लीजिए शब्द साचर्य। तो कहने का मतलब था अगर हम किसी चीज से तालमेल बना लें, उसको उसके जैसा देख लें, उसको बार बार करें, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के करें, और मानसिक रूप से क्या हो जाएंगे उस चीज के लिए हम लोग तैयार। यही है 5 गौड़ नियम। याद हो गए कि नहीं हो गए? अब 5 में से 4 दिखाएगा, 1 गायब करेगा, बस आपसे इतना पूछेगा। क्लियर थी बात? याद रहेंगे 5 गौड़ नियम, और इन्हीं से 3 नियम निकल के आए। एक और आया क्या? तत्परता, अभ्यास, और अब आएगा क्या? प्रभाव। अब सुनो, ये 3 नियम सुनो। तत्परता तो समझ गए, समझाने की जरूरत नहीं। अभ्यास समझ गए, समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रभाव का नियम समझाने की बहुत आवश्यकता है। प्रभाव का नियम क्या कहता है? सुनो, इस पे कहानी जो हम थ्योरी आपको बता रहे हैं, ये इसलिए बताता हूं कि अगर उन्होंने कोई कविता कहानी किया और आपसे ये नियम दे दिए तब भी आप पकड़ लो उनको। समझ रहे हो? एक शीला अपने बच्चों को कक्षा शिक्षण में अधिगम कराते समय, ठीक है, सहायक सामग्रियों का प्रयोग करती है, फ्लैश कार्ड का प्रयोग करती है, ठीक है, और आपके बड़े बड़े चार्ट्स पेपर का, ब्लूप्रिंट्स का प्रयोग करती है बड़े बड़े, ठीक है, या आपके जो है बहुत सारी चीज़ों का, आपके सहायक सामग्री, बहुत सारे बड़े बड़े चार्ट पेपर्स का प्रयोग करती है। वह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का पालन कर रही है? बताओ। सहदृश्यता का कर रही है, ठीक है ना? समझ गए? शीला अपने बच्चों को आंशिक खंडों में पढ़ाने का प्रयास करती है, छोटे छोटे भागों में, और उनको सरलता से, या सीधे पूछेगा सरलता से कठिनता जटिलता की ओर पढ़ाने का क्रम निहित है किसमें? थॉर्नडाइक के आंशिक अनुक्रिया। अब भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। समझ गए? अगर स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाएगा तो यहां तक जाएगा, अदरवाइज वो इसी 4 में से एक दिखा पूछेगा कौन सा है, बताओ। क्लियर? 3 नियम समझ गए? तत्परता, अभ्यास तो समझ में आ गया। प्रभाव सुनो, थॉर्नडाइक ने एक बात और बोली, कहा कि जब उद्दीपक का प्रभाव अनुक्रिया करने वाले पर अच्छा पड़ेगा तो उसकी संभावना प्रबल है कि वो अनुक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी, और अगर इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ा तो प्रबल संभावना है कि वो अनुक्रिया दोबारा दोहराई नहीं। अगर आपने किसी बतासे वाले का बतासा खाया और पानी समझ में आ गया, पानी है उद्दीपक, आप है अनुक्रिया करने वाले, तो उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध बढ़ जाएगा। फिर रात में अगर 12 बजे भी बतासा खवास लगेगी तो कहाँ जाओगे? उसी की दुकान पर जाओगे, दोबारा वही अनुक्रिया दोहराओगे जाके, या डेली दोहराओगे। और अगर संबंध नहीं अच्छा बना तो क्या दोबारा जाओगे उसकी दुकान पे? कभी नहीं जाओगे। यही है प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक ने एक नियम और खोजा था इन सबसे, ये बिल्कुल एंटिक नियम था, ये अपना बाहर से ले आए थे। ये 2 तो लगता है कि इसी में से आए हैं, लेकिन ये अलग है। इसमें थॉर्नडाइक ने कहा आप वही करेंगे जिसका इम्पैक्ट आप पर अच्छा पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर कैसा होना चाहिए? अच्छा। इसीलिए टीचरों को बोला जाता है कि ऐसा लर्निंग कराओ जिसका इम्पैक्ट बच्चों पर अच्छा पड़े, अदरवाइज बच्चे उसको सीखेंगे नहीं। तुम चाहे जितना अपना प्राण निकाल के धर दो क्लास में, क्लास सार्थक नहीं हो सकती। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है। और कार्ल सैनिक ने कहा था मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग ही क्या है? शिक्षा शास्त्र है। किसने कहा था? कार्ल सैनिक ने। और कार्ल सैनिक ने एक और चीज कहा था कि बच्चे वृद्धों को अपने राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या समझते हैं? रोड़ा या रुकावट समझते हैं। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। कार्ल सैनिक ने 2 ही परिभाषाएं तो मैं बता रहा हूं हर वैज्ञानिक की। विकास के फलस्वरूप ही किसी व्यक्ति में नवीन योग्यताएं, नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। और लग 2 ही 2 बताइए, 2 से ज्यादा नहीं बताइए। मत कहना कि 4-4 परिभाषाएं लिखा के बैठे हो आप। केवल 2 ही 2 तो लिखाई है कि नहीं लिखाई? लिखाया है ना? चलिए, ये हो गया सीखने का नियम। 1 नंबर का इस बार यूपीटीटी में आएगा। ठीक, हेडिंग डालो सीखने के नियम अकॉर्डिंग टू ग्रेगनी। सीखने के नियम अकॉर्डिंग टू ग्रेगनी। आप 3 नंबर का दे के ही जाऊंगा आपको, ठीक है? और स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अगर पेपर में ना मिले तो, लेकिन याद कर लेना भैया। याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ये बताओ, ये नियम कितने लोगों को याद हो गए? कितने लोगों को ये नियम याद हो गए? बताइए भैया, कितने लोगों को ये नियम याद हो गए? कितने लोगों को ये नियम याद हो गए भैया? हाँ, किशोरा अवस्था है, हो गया होगा कुछ। क्या हुआ? चोर है, मूल प्रवृत्ति जाग गई होगी। कोई बात नहीं, मजबूरियां ही चोरी कराती हैं। पकड़। बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, परिपक्व चोर है। चलो अच्छा, आप लिखो यार, चोर से क्या लेना देना यार, उसकी फितरत है। लिखो सीखने के नियम
सीखने के नियम डेसील। लिखो भैया, ग्रेगनी उर्फ गैने, ग्रेगनी उर्फ गैने, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है हर साल, ठीक है। एम गैने लिख लो भैया, इनका नाम है एम गैने, ठीक है। एम गैने या ग्रेगनी करके के आएगा पेपर में इस बार 2021 की परीक्षा में, 110% आएगा, कोई रोक नहीं सकता। 2021 की परीक्षा में एक क्वेश्चन और लिख लो, बस इसको बताने के बाद हट जाएंगे हम, ठीक है। समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हम आपको बस वो बताते हैं जो परीक्षा में आएगा। सुनो, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि बताओ सीखने का नियम, या इसी का एक नाम और है, लिख लो अधिगम सोपानकी। अधिगम सोपानकी किसने दी थी? ग्रेगनी उर्फ गैने ने, ग्रेगनी उर्फ गैने ने दी थी, ठीक है। प्रश्न पूछेगा कितने चरण बताए थे, तो बता दीजिएगा 8 चरण बताए थे। कितने चरण? यूपीटीटी में सिर्फ यही पूछेगा कि अधिगम सोपानकी कितने चरण? 8 चरण। कितने चरण? 8 चरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अधिगम सोपानकी कितने चरण? 8 चरण, ठीक है, 8 चरण। चलो ये हो गया। उसके बाद पूछता है कि अधिगम सोपानकी का क्रम है, तो बता देना सरलता से जटिलता की तरफ, ठीक है। ये भी पूछा गया है पेपर में, ठीक है, सरलता से जटिलता, या कभी कभी दे देता है सामान्य से विशिष्ट की ओर है, ठीक है। बच्चा सामान्य से क्या हो जाता है? विशिष्ट। और ये अधिगम सोपानकी किससे संबंधित है? सीखने के नियम। जैसे थॉर्नडाइक का सीखने का नियम है, वैसे ही ग्रेगनी का भी सीखने का अपना एक नियम है, लर्निंग से संबंधित, ठीक है। अभी हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, सिद्धांत नहीं पढ़ रहे। सिद्धांत है व्यवहारवादियों के, वही पढ़ने हम लोगों को, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न आ जाता है, दिखाओ भैया 8 चरण। तो 8 चरण देख लो जल्दी से, इनके जल्दी से 8 चरण लिख लो। बस भैया 2 मिनट लगेगा, खाली इसको बता दे। लिखो भैया जल्दी से चरण इनके 8। कितने चरण? 8 चरण लिखो जल्दी से इनके। नीचे से ऊपर चलेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं, क्योंकि इनका क्रम उल्टा था, याद रखना। ये भी प्रश्न आया है, अधिगम सोपानकी कैसी होती है? उल्टी, ठीक है, उल्टी होती है, सीधी नहीं, ठीक है। लिखो उल्टा। सबसे पहले लिखो सांकेतिक अधिगम। सांकेतिक अधिगम, सुनो, जितने 8 लिखाऊंगा ना, 8 के 8 लिख लेना। पेपर जानते हो क्या करेगा? कहेगा इनको क्रम से व्यवस्थित करो। बस 2 मिनट, इनको क्रम से व्यवस्थित करो, सीधे आएगा पेपर में। ये उन बच्चों के लिए जो बेचारे भयभीत हैं कि क्या लिखेंगे क्या लगाएंगे। सब पढ़ने दो सबको, हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ से पेपर आएगा, ठीक है। सीधे आएगा, 8 पॉइंट लिखे होंगे और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सोपानकी का एक चरण नहीं है। तो जो नहीं होगा जब देखे रहोगे तभी तो बताओगे, ठीक। यह कहेगा क्रम से लगाओ, यह बोलेगा सबसे सरलतम कौन है, यह बोलेगा सबसे निम्नतम कौन है, यह बोलेगा सबसे जटिलतम कौन है, यह बोलेगा सबसे उच्चतम कौन है। बस इतने प्रश्न बनते हैं और एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये किस किताब में दिया था? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। लिख लो, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। पक्का आएगा इस बार टीटी में, द कंडीशन ऑफ। सबसे पहला अधिगम सांकेतिक अधिगम, इसी को एरो मार के लिख लो, सबसे सरलतम अधिगम है। अगर पूछा जाए कि अधिगम सोपानकी का सबसे सरलतम और सबसे पहला चरण है, यही प्रश्न बनेगा, तो सीधे बता दीजिएगा सांकेतिक अधिगम। कौन सा अधिगम? सांकेतिक अधिगम। सबसे पहला, सरलतम, ऐसे करके पूछेगा तो क्या बता देना? सांकेतिक अधिगम। दूसरा, डब्बा बनाओ, दूसरा लिखो उद्दीपक अनुक्रिया। क्रम बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको निम्नतम वाले ही निम्नतम में लिखने हैं। ये नहीं कि निम्नतम वाला उठा के उच्चतम में डाल दो जाके। निम्न कैटेगरी वालों को आप क्रम ऊपर नीचे कर सकते हो, चल जाएगा, लेकिन ये मत करना कि ऊपर नीचे। वैसे हम कोई क्रम से लिखा रहे हैं, उसको सही से लिख लेना, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया का, कितने लोग उद्दीपक नहीं समझते? इस संसार में जिस चीज के लिए आप कोई क्रिया करो वही आपका क्या है? उद्दीपक। और जो करे वो कौन है? उद्दीपन। जो ये करे इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। चलिए, तो उद्दीपक क्या होता है? किसी के लिए समोसा उद्दीपक है, किसी के लिए नौकरी उद्दीपक, किसी के लिए खाना उद्दीपक, किसी के लिए पैसा उद्दीपक, किसी के लिए कोई उद्दीपक, हर किसी को कोई ना कोई क्या है? उद्दीपक, जिसके लिए वो सुबह उठता है, मंजन करने के बाद क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। समझ गए? चलिए, आप लोगों के लिए इसमें उद्दीपक कौन है? नौकरी, उसी के लिए आप अनुक्रिया कर रहे हो, ठीक है। चलिए,
उद्दीपक अनुक्रिया। तीसरा लिखो, तीसरा सीखने का नियम लिख लो, फिर समझा हम एक लाइन में आपको कल देंगे, ठीक है, लिख लो। अगला है आपका, लिखो श्रृंखला अधिगम। सब एक ही बात बताते थे, बस सबका बताने का अंदाज अलग अलग होता था, ठीक है, श्रृंखला अधिगम। उसके बाद लिखो डब्बे में बंद करके, उसके बाद लिखो शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम या इसी को शब्द साहचर्य अधिगम भी बोलते हैं। साहचर्य, वही थॉर्नडाइक वाला साहचर्य, समझ गए, शब्दों में साहचर्य हो। बच्चों को इसीलिए सिखाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानी, उनकी जितनी किताबें देख लो सब में साहचर्य होता है। क्या एनसीईआरटी साहचर्य का पालन नहीं करती? पूरी तरीके से करती है, समझ गए बात को, ठीक। यहां तक कि वो एप्पल भी बनाएगी तो इतना भारी भड़कम एप्पल बनाएगी कि बच्चे को दूर से साहचर्य समझ में आ जाएगा कि ए फॉर क्या होता है, सिर्फ एप्पल होता है। इसलिए किताब में इतना बड़ा बड़ा शेप बना रहता है। मैम भी जब कलर प्राथमिक में पहले सिखाती है तो बड़ी बड़ी बॉल्स दिखाती हैं, तो समझ गए बात को। इसको याद रखिएगा, साहचर्य का नियम यही होता है, ठीक। उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो बहुविभेद अधिगम। बहुविभेद अधिगम, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुविभेद अधिगम, ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद लिखो सम बहुविभेद अधिगम। उसके बाद कौन सा अधिगम और बताओ, एक और, वो तो सबसे अंतिम है। कितने पुराने लोग बताओ भाई। हाँ, सिद्धांत हो गया, समस्या समाधान हो जाएगा, और 8 अधिगम हो जाएंगे, 8 कहाँ हो जाएंगे। चलो 1 2 3 4 5। इसके बाद लिखो संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम, ठीक है। उसके बाद लिखो सिद्धांत अधिगम, इधर लिख दे रहा हूं। उसके बाद लिखो सिद्धांत अधिगम, सिद्धांत अधिगम। और उसके बाद लिखो समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान अधिगम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब सुनो, नीचे के 4 को लिख लो निम्न स्तर। निम्न स्तर, कभी कभी पेपर में क्या करता है, 4 इधर के दिखाएगा, 3 इधर के दिखाएगा, 1 ऊपर के दिखाएगा, कहेगा निम्न कितने, कौन सा अधिगम सोपानकी का निम्नतम स्तर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको इसमें बता रहे हैं, इसको रट लीजिएगा, इसका एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। 1 से 2 प्रश्न इसी से आता है हर साल, ठीक है। क्या लिखा आपने, सांकेतिक, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविभेद, संप्रत्यय और सिद्धांत, और साथ में समस्या समाधान। कल हम इसको ब्रीफ करेंगे, इसमें इन्होंने बताना क्या चाहता। और ऊपर के जो 4 हैं, ऊपर के जो ये ऊपर के कितने हो गए, हाँ ये ऊपर के यहाँ बहुविभेद से लेकर 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, इनको बोलोगे उच्च स्तर। ये थे उच्च स्तर। सबसे सरलतम बताएगा तो सांकेतिक अधिगम, सबसे जटिलतम बताएगा तो समस्या समाधान लिख लो, जटिल अधिगम। सबसे जटिलतम अधिगम कौन सा होता है भैया, समस्या समाधान, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। इसको समझना है तो कुछ समझने में कुछ नहीं है। बच्चों को सबसे पहले काहे से सिखाओ, सांकेतिक विधि से। चलो इसको कल हम ब्रीफ कर देंगे, ठीक है। आपको इसको लिख लिया, कल आपका पहला दायित्व रहेगा, जितनी चीजें हमने बताई इसको आप अपनी खोपड़ी में बैठा के आओगे, बाकी हम समझा देंगे इसमें क्या था, इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया और इसमें क्या बताया। कल की डेट में याद करके आइएगा, ठीक है। चलिए, और अब की हो सकता है हम क्लास लें संडे को तो कोई बड़ा टॉपिक साइकोलॉजी का उठा लेंगे, ठीक है। जैसे बुद्धि उठा लिया, व्यक्तित्व उठा लिया, अभिप्रेरणा उठा लिया, अभिक्षमता उठा लिया, ठीक है, या लर्निंग का ही उठा लिया, तो उसको खत्म करेंगे, ठीक। अच्छा, इतना लिख लिया आपने, ठीक है। चलिए, इतना लिख लिया हो, कल आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, सर बैठे हैं, बहुत देर हमारी वजह से उनको लेट हो जाता है। कल ये याद रहना चाहिए सबको, अगर याद कर लोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा परीक्षा में, नहीं तो फिर बड़ी समस्या है, 2 भी नहीं मिलेंगे फिर तो।